देखो अच्छा जो जनरलाइज वेव इक्वेशन होती है, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं, कहीं पर भी अगर आप वेव की इक्वेशन देखते हो तो वेव इक्वेशंस का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कुछ ऐसा है। y इक्वल्स टू कैपिटल ए एंड साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स टाइप प्लस कुछ फाई नॉट टर्म करके ऐड करते हो। तो इसमें जो हमारे सिंबल्स हैं उनका मीनिंग अगर हम याद करें तो कैपिटल ए किसी भी वेव इक्वेशन में इसको आप कहते हो कि ये उस वेव का एम्पलीट्यूड पार्ट है। ओमेगा के बारे में बोलते हैं कि ये एक पर्टिकुलर वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। इसको 2 पाई इंटू नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, 2 पाई एफ। के को कहते हैं एंगुलर वेव नंबर एंड दिस इज एक्चुअली 2 पाई अपॉन वेवलेंथ लैम्डा। फाई नॉट को कहते हो फेज कांस्टेंट। फाई नॉट कॉल्ड एज फेज कांस्टेंट फॉर दिस वेव। फेज डिफरेंस नहीं है, फिर डिफरेंस तो दो वेव के बीच में होगा, ये तो एक सिंगल वेव है तो सिंगल वेव में फेज डिफरेंस नहीं होगा। उसके अलावा ये जो x होता है यहाँ पर, ये जिसमें ये x, ये दोनों दोनों वेव के लिए बता रही है, मैकेनिकल वेव के लिए भी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए भी है। जो इसमें ये x बोलते हैं ये आता है वेव के ट्रेवल करने की डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग। दैट मीन्स अगर यहाँ x लिखा है तो आप ये कहोगे कि ये वेव ट्रेवल कर रही है x डायमेंशन में। अगर यहाँ पर अंदर हम z लिखते तो उसका मतलब ये होता है कि दिस वेव इज ट्रेवलिंग ऑन z डायमेंशन। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस की जैसे डायमेंशन में वेव ट्रेवल करती है वो चीज यहाँ पर लिखी जाती है। और ये जो माइनस का साइन यहाँ देख रहे हैं इसकी भी अपनी एक रेलिवेंस है। ये जो नेगेटिव साइन देखते हैं इसका भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। दिस नेगेटिव साइन मीन्स दिस वेव इज मूविंग, वेव मोशन जो है इज ऑन पॉजिटिव साइड। ये जनरल किसी भी वेव के लिए जनरलाइज कर सकते हो इसे। ठीक है, मतलब कि ये जो वेव है इसके बारे में हम ये कहेंगे, इसे नेगेटिव साइन की मतलब पॉजिटिव साइड है। और पॉजिटिव साइड किसका, तो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स डायमेंशन, मतलब ये वेव एक्स डायमेंशन के पॉजिटिव साइड पर ट्रेवल कर रही है। और ये पूरा टर्म ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, दिस कंप्लीट टर्म, मतलब साइन के आगे जो कुछ भी लिखा है, ये भी हम लोगों ने रिसेंटली कहा था, इसको फेज कहा गया है, फेज ऑफ द वेव। आपसे पहले भी कह चुका हूँ, फेज का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल कितना होगा वो, तो साइन के आगे हमेशा एंगल होना चाहिए। तो ये वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में कितने एंगल के इक्विवेलेंट होगी उसको क्या कह देंगे, फेज ऑफ द वेव। और ये जो साइन फंक्शन है ये क्या बताता है हमें, जो ये साइन है ये भी इंफॉर्मेशन है कुछ। साइन वर्ड जो है मतलब साइन या कॉस जैसा भी आएगा ना यहाँ पर, ये साइन अगर आ रहा है तो इससे आप मालूम करते हो नेचर ऑफ ऑसिलेशंस। साइन वर्ड आने का मतलब कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, क्योंकि एसएचएम के अंदर ही साइन की इक्वेशन आती थी, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t एसएचएम में आता था। तो इसका मतलब साइन अगर फंक्शन दिख रहा है या कॉस का फंक्शन दिख रहा है तो इसका मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहे हैं, यहाँ पर एसएचएम वाली प्रॉपर्टीज लगेंगी। एंड फाइनली दिस y मींस क्या है, ये इन जनरल किसी भी वेव की बात कर ले तो इसे y का क्या मतलब होगा। डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है वैसे, देखिए
एक्चुअली वेव का मतलब होता है प्रोपोगेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्टरबेंस। वेव के बारे में ये बोलते हैं कि जैसे अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड के केस में ये कहता है कि जब साउंड किसी मीडियम से ट्रेवल करती है तो कंप्रेशन और रेरफेक्शंस बनते हैं। तो कंप्रेशन वर्ड का मतलब क्या निकलता है? साउंड में कंप्रेशन होती है, साउंड में रेरफेक्शन होती है, इसका क्या मतलब है? भाई कंप्रेशन और रेरफेक्शन का मतलब एक तरीके से थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करोगे तो कंप्रेशन का मतलब कोई गैस कंप्रेस हो जाती है, और रेरफेक्शन का मतलब होता है कि कोई गैस एक्सपैंड कर गई। तो साउंड जब एयर में चलती है तो एयर के मॉलिक्यूल कंप्रेस होते हैं, एयर के मॉलिक्यूल एक्सपैंड करते हैं। तो वहां पर प्रेशर में वेरिएशन आ रही होती है, मतलब साउंड साउंड मूव करने पर प्रेशर चेंज होता है। स्ट्रिंग में वेव आएगी तो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स ऊपर नीचे करेंगे, वहां पर डिस्प्लेसमेंट जनरेट होती है। लाइट के केस में जब वेव प्रोपोगेट करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये जो वाई है, इट कैन बी एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अ मीडियम। एनी फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये हो सकता है डिस्प्लेसमेंट हो, ये हो सकता है कि मीडियम की प्रेशर हो, ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड हो रहा, मे बी डेंसिटी हो। ये सब देखिए, साउंड वेव होगा तो इसमें इसको आप बोलोगे कि दिस क्वांटिटी, यहाँ पर प्रेशर आएगा। वाई से मत देखिए, वाई का मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं है, वाई जस्ट एक सिंबल यूज किया जाता है। बट ये वाई किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। पानी में अगर वेव आती है, मतलब पानी वाटर वाली वेव जो समुद्र में आती है, तो उसमें उसमें क्या चीज है? अगर पानी में जो वेव आती है उसमें वो वाटर के मॉलिक्यूल ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर वहां पर वाई का मतलब डिस्प्लेसमेंट है। हवा में साउंड जा रही है तो वहां पर एयर का प्रेशर कहीं ज्यादा होता है, कहीं पर एयर का प्रेशर कम हो जाता है। तो यहाँ वहां पर वाई का मतलब प्रेशर से होगा हमारे लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है तो इसका मतलब वाई की जगह हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर वाई की जगह लिखेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड। तो डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ वेव यहाँ पर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिख सकते हो जो चेंज होती रहती है, जिसका ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो पीरियोडिकली बदलती रहे। इट कैन बी डिस्प्लेसमेंट फॉर मैकेनिकल वेव, प्रेशर फॉर साउंड वेव, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये जो वर्ड हमने एम्पलीट्यूड लिखा है, इसका भी एक्चुअली मतलब होता है एम्पलीट्यूड मीन्स एलएचएस पर जो फिजिकल क्वांटिटी लिखी गई है उसकी हाईएस्ट वैल्यू। मतलब अगर हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं तो जैसे ए मीन्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अगर हम एलएचएस में प्रेशर ऑफ मीडियम लिख रहे हैं, प्रेशर ऑफ मीडियम, तो दिस ए मीन्स द मैक्सिमम प्रेशर ऑफ द मीडियम। अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे ई, तो दिस ए मीन्स मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे लेफ्ट साइड पर, दैट मीन्स कि नाउ ए इज मैक्सिमम मैग्नेटिक, मतलब कि दिस एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम ऑफ दैट वाई। यहाँ पर ये कंफ्यूजन मत करना है कि एक्स और वाई का मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं है। देखिए एक्स तो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मतलब ये जो यहाँ आप देख रहे हो ना एक्स, ये तो आपका कोई डायमेंशन बताता है। पर ये वाई का मतलब कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस की डायमेंशन नहीं है, यहाँ पर कोई क्वांटिटी है। क्लियर है पूरी? और फाइनली अगर यहाँ पर माइनस साइन की जगह प्लस का साइन होता, अगर ये ओमेगा टी माइनस के एक्स की बजाय ओमेगा टी प्लस का के एक्स होता। हाँ, तो यहाँ का साइन, यहाँ नेगेटिव साइन मतलब पॉजिटिव डायमेंशन, और यहाँ पर अगर पॉजिटिव साइन है तो इसका मतलब ये नेगेटिव डायमेंशन। एक एग्जांपल के फॉर्म पे अगर ऐसा लिखा हो कि change in the pressure is, change in pressure for example given is that change in pressure is 2 into 10 to the power 5 Newton per meter square, sine of 50 pi into t plus 100 pi into z and plus pi by 3। just for example ऐसा कोई इक्वेशन लिखा हो। तो समझना है कि y की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो कॉमन एक तरीके से ये स्ट्रक्चर ऑफ द वेव कह सकते हो, उस स्ट्रक्चर में यहाँ पर कुछ भी लिखा जा सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन लिखी गई है,
तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी डिनोट कर रहे हैं? प्रेशर। तो इसको आप कहोगे कि ये प्रेशर की वेव है। जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे वो कहलाएगी प्रेशर वेव बोलेंगे इसको। अब आप नाम समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम क्या चीज रिप्रेजेंट करने जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। प्रेशर वेव लिख रहे हैं, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेशर की क्वांटिटी आएगी। डिस्प्लेसमेंट वेव लिखना है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करेंगे। खैर, पहली बात, ये वेव कौन से डायमेंशन में जा रही है? तो हाँ, मतलब इन विच डायमेंशन द वेव इज ट्रेवलिंग। तो वेव का डायमेंशन साइन के बाद वाला जो ब्रैकेट है, साइन के बाद वाले ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर कौन सा डायमेंशन है? जेड। तो आप पहला आंसर लिखोगे दिस वेव इज ऑन द जेड डायमेंशन। जेड डायमेंशन की पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं या जेड डायमेंशन के नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं? तो वो देखने के लिए आप इसके आगे का साइन चेक करो। प्लस का साइन नेगेटिव डायमेंशन के लिए और माइनस का साइन पॉजिटिव। तो पहला आंसर हो गया दिस वेव इज ट्रेवलिंग ऑन नेगेटिव जेड डायरेक्शन। साइन के अंदर वाला देखेंगे बा, यहाँ वाली चीज, दिस वेव इज ट्रेवलिंग ऑन द नेगेटिव जेड एम। ये वाली चीज डायमेंशन बताती है, और पॉजिटिव या नेगेटिव के लिए आपको यहाँ का साइन लिखना पड़ेगा। प्लस है तो नेगेटिव डायमेंशन, माइनस है तो पॉजिटिव डायमेंशन। दूसरी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एंड वेव स्पीड? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव स्पीड? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड द वेव स्पीड। तो ये भी आराम से कर सकते हो। एक्चुअली हम एक इस तरीके से भी कवर कर रहे हैं कि जो अपना वेव क्लास 11th वाला चैप्टर है उसका भी एक लेक्चर कवर हो रहा है इसमें, दोनों चीजें पूरी हो जाएगी। तो टाइम का जो कोफिशिएंट देख रहे हो, टाइम का कोफिशिएंट यानी 50 इंटू पाई, इसको किससे कंपेयर करोगे? 50 इंटू पाई, 50 इंटू पाई इसका कंपेयर करो। तो दिस 50 इंटू पाई विल बी कंपेयर्ड विथ 2 पाई एफ। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 25। 100 इंटू पाई जो जेड के साथ है, 100 इंटू पाई, 100 इंटू पाई का कंपेरिजन होगा 2 पाई अपॉन लैम्डा, इससे वेवलेंथ आएगी। और जब टाइम टाइम वाले कोफिशिएंट को 2 पाई एफ से कंपेयर करेंगे, जेड वाले कोफिशिएंट यानी 100 पाई को 2 पाई बाय लैम्डा से कंपेयर करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों आ जाएंगी। और वेव की स्पीड निकालने के लिए v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, तो ये भी निकाल सकते हो वेव स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रेशर एम्पलीट्यूड? व्हाट इज द प्रेशर एम्पलीट्यूड? प्रेशर एम्पलीट्यूड का मतलब डेल्टा पी की मैक्सिमम वैल्यू। तो साफ साफ दिख रहा है आपको ये चीज, साइन के पहले वाली क्वांटिटी एम्पलीट्यूड है। तो प्रेशर एम्पलीट्यूड इज 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिजिकली इसका मतलब ये हुआ कि इससे ज्यादा प्रेशर चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी चीज अपने आप देख सकते हैं। अगर पूछ रहा है कि फेज कांस्टेंट कितना है इसमें, 5/3। हाँ, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको ये? ठीक है, नेक्स्ट देखो। इसी बेस पे ना यार, जैसे ये है, ये जनरलाइज वेव इक्वेशन है, यहाँ पर किसी के लिए भी आप यूज करो इसे। सिमिलर बेसिस पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करो, सेम बेसिस पर उसका भी इक्वेशन बिल्कुल ऐसे ही दिखाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन भी ऐसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे लिखा जाए कि E इक्वल टू, मतलब इन प्लेस ऑफ वाई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लग दिया, तो यहाँ कैपिटल ए की जगह पर कैपिटल ए और वाई जस्ट सिंबल्स हैं। आप एलएचएस पर जो भी फिजिकल क्वांटिटी रखते हो उसकी हाईएस्ट वैल्यू ए की जगह पर रखेंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं तो इन प्लेस ऑफ ई, इन प्लेस ऑफ ए, ई की मैक्सिमम वैल्यू एंड देन साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के। अब आगे यहाँ पे जो क्वांटिटी लिखनी है वो जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है
तो मान लें हमारी वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट लिखना चाहो तो लिखो, फाई नॉट की वैल्यू 0 भी आ सकती है, फाई नॉट की वैल्यू 180 भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, तो हम कुछ भी लिख लें, प्लस फाई नॉट लिख ले बन ले। तो अगर इस तरीके से इक्वेशन लिखी है तो इसका मतलब ये जिस वेव की इक्वेशन है वो ट्रेवल कौन से डायरेक्शन में हो रही है? हाँ, मतलब ये जिस वेव की इक्वेशन है वो वेव एक्स डायमेंशन में जा रही है, और यहाँ माइनस साइन का मतलब पॉजिटिव एक्स डायमेंशन में जा रही है। बट क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी और मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन भी सिमिलर लिखोगे, बी इक्वल टू बी मैक्स साइन, सेम इक्वेशन एज इट इज। एक्चुअली दोनों इक्वेशंस बिल्कुल एक जैसी होती है, कोई डिफरेंस नहीं उनमें, इक्वेशंस में कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ एक ही डिफरेंस ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं, मतलब उसके आगे डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बट क्या है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी भी कोई डायरेक्शन होनी चाहिए। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, साइन वाले टर्म के अंदर, साइन वाले टर्म के अंदर पे जो आपने क्वांटिटी लिखी हुई है एक्स, ये वेव का डायरेक्शन बताता है। यहाँ पर एक्स लिखने का मतलब कि वेव हमारी एक्स एक्सिस पर चल रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसवर्स वेव कैटेगरी में आती है। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव की अगर डेफिनेशन याद करिए तो ट्रांसवर्स वेव वो कही जाती है जिनमें वेव के ट्रेवल करने की डायरेक्शन और ऑसिलेशन की जो डायरेक्शन होती है वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो अगर ये वेव एक्स एक्सिस पर ट्रेवल हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्स होना चाहिए। और साथ में ये भी कहा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर अगर बात की जाए तो ई वेक्टर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और जिस डायरेक्शन में वेव का मोशन होगा, ये तीनों ही परपेंडिकुलर होंगे दूसरे के। E perpendicular to magnetic field, B perpendicular to wave motion, and these two are also perpendicular, mutually perpendicular रहती है। तो अब अभी देखो हमारे जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो मेनली इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करने के ऊपर आते हैं। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो इक्वेशंस होंगी उनके फंक्शंस दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल बनने चाहिए। जो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है वही फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड में होनी चाहिए। जो एक्स का कोफिशियंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन में है वही एक्स का कोफिशियंट यहाँ पर भी होना चाहिए। जितना फाई नॉट यहाँ लिखा हुआ है वही चीज यहाँ भी लिखी हुई है। डिफरेंस नहीं आ सकता कोई, मतलब इस वाले फैक्टर में और इस वाले फैक्टर में जीरो डिफरेंस होना चाहिए। उसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शंस हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अभी लिखवाएंगे सारे, रुक जाइए। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, मतलब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बने। उसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड और अंदर जो डायरेक्शन लिखी गई है, तो ध्यान दीजिए, साइन के अंदर, साइन के इनसाइड ये वेव का डायरेक्शन है, यानी कि वेव एक्स पे है। तो अगर वेव एक्स पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो वाई पे होगी या फिर जेड पे होगी। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड या तो वाई पे होगी या जेड पे होगी, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। इसके अलावा एक और बात, ई और बी के क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा, ई और बी की क्रॉस प्रोडक्ट, ये वेव डायरेक्शन देनी चाहिए आपको। मैं फिर से अपनी चार बातें बोल रहा हूँ, उसके बाद लिखेंगे इसको भी। पहली चीज मैं ये बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जब इक्वेशन लिखोगे तो उनके इक्वेशंस में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ साइन का फैक्टर है तो यहाँ भी साइन का फैक्टर होना चाहिए। साइन के फैक्टर के आगे जो कुछ आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखा हुआ है सब कुछ एज इट इज मैग्नेटिक फील्ड में लिखो आप। मतलब ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशंस परफेक्टली आइडेंटिकल इक्वेशंस हैं, उनमें आपस में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा।
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि याद करो साइन के आगे जितना भी टर्म है यही चीज फेज ऑफ वेव है। तो अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द फेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फेज ये पूरी क्वांटिटी है। एंड व्हाट इज द फेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये पूरी क्वांटिटी फेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड बी, जीरो। यानी इन दोनों में आपस में जीरो फेज डिफरेंस, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, E and B are mutually perpendicular. Number 3, E cross B must be the wave direction. Wave direction is present inside the sine term. साइन के अंदर वेव की डायरेक्शन प्रेजेंट है, ये वाली x माइनस से उसका पता चल जाएगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर वेक्टर का साइन लगाते हैं और साइन फंक्शन के बाहर आप एक यूनिट वेक्टर लगा दो, जो यूनिट वेक्टर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में बता रहा हूं। तो मान लो यहाँ पर जे कैप लगा दिया और यहाँ पर के कैप। साइन या कॉस जो भी लिखा होगा उसके इनसाइड वाली कोऑर्डिनेट ये वेव का डायरेक्शन बताएगी, और साइन के बाहर जो यूनिट वेक्टर्स लिखे गए होंगे ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे आप चेक करो तो जे क्रॉस के आई कैप, यानी कि जो जे क्रॉस के यानी कि ई क्रॉस बी जो करोगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट वो साइन फंक्शन के अंदर वाली क्वांटिटी का यूनिट वेक्टर बनना चाहिए। समझ आया आपको बात? 4-5 पॉइंट से लिखे, टोटल प्रॉपर्टीज लिखो पहले। पर ये मुश्किल से 5 या 6 प्रॉपर्टीज हैं, इस पे अपना अभी हमने असाइनमेंट भेजी है, फिर सारे क्वेश्चन करके भी दिखा दें। इससे ज्यादा नॉलेज चाहिए भी नहीं होती है। प्रॉपर्टीज फॉर ईएम वेव लिखे जाए, प्रॉपर्टीज फॉर ईएम वेव एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर ईएम वेव, प्रॉपर्टीज फॉर प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रॉपर्टीज फॉर प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रॉपर्टीज फॉर प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले तो इसमें ये जो प्लेन वर्ड है उसका क्या मतलब है जी। सबसे पहले तो यही बताया कि इसमें प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में प्लेन वर्ड का क्या मतलब है। प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स में प्लेन वर्ड क्यों लगाते हैं हम लोग, तो उसका आंसर है वेव ट्रेवलिंग इन वन डायमेंशन ओनली। प्लेन मीन्स वन डायमेंशनल वेव, प्लेन मीन्स वन डायमेंशनल वेव। एक्चुअली वेव और भी होती है, जैसे कुछ कुछ वेव 3 डायमेंशन में चलती है तो उनको बोलते हैं स्फेरिकल वेव, और जो वेव 2 डायमेंशन में चलती है उनको बोलते हैं सिलेंड्रिकल वेव। स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन 3 तरीके की वेव। तो प्लेन वेव जिसको जो 1 डायमेंशन में चलती है, तीनों डायमेंशन में अगर कोई वेव चल रही है 3 डायमेंशन में तो उसको आप बोलोगे स्फेरिकल वेव, और 2 डायमेंशन में अगर कोई वेव जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग सिलेंड्रिकल वेव। हमारा सिलेबस जो है वो खाली 1 डायमेंशन का। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्लेन वेव। सेकंड पॉइंट, देखो हम जितनी भी बातें हम लोग करेंगे वो प्लेन वेव की करेंगे, यानी ऐसी वेव जो 1 डायमेंशन में चलती है। दूसरी, सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स are coupled to each other, are coupled, coupling, coupled to each other with same frequency and zero phase difference, with the same frequency and a zero phase difference, with same frequency and zero phase difference। सर एक मिनट बताओ, ये वाला पॉइंट हटा देना, इसकी जरूरत तो है नहीं, आप ये समझ गए। ये मैकेनिकल वेव के लिए भी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, समझ गए? ठीक है। तीसरा पॉइंट,
तीसरा पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ ई कॉमा डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ ई कॉमा डायरेक्शन ऑफ बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, and the direction in which wave is moving, direction in which the wave is moving are mutually perpendicular, are mutually perpendicular, are mutually perpendicular such that such that such that E vector cross B vector, E vector cross B vector, E vector cross B vector is always in the direction of, is always in the direction of wave, is always in the direction of EM wave. और अगला पॉइंट आप न्यूमेरिकल के लिए लिखेंगे, ये प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं, जस्ट सॉरी पहले अगला प्रॉपर्टी ऐसे लिखूं, एक और प्रॉपर्टी में होती है, एक और प्रॉपर्टी होती है ई मैक्स और बी मैक्स का आपस में रिलेशन है, वो भी लिखे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो भी नंबर अपने हिसाब से डालो, ई मैक्स अपॉन बी मैक्स, ये रेशियो भी एक फिक्स रेशियो, हाँ, दिस रेशियो इज द स्पीड ऑफ लाइट, ई मैक्स बाय बी मैक्स इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम। और सिर्फ ई मैक्स बाय बी मैक्स नहीं, इवन ई बाय बी भी सही होगा, ये क्यों? तो फंक्शन दोनों एक ही है ना, दोनों फंक्शन सिमिलर है, तो जब डिवाइड करोगे तो ई अपॉन बी विल बी सेम एज ई मैक्स बाय बी मैक्स, और इसको स्मॉल सी बोलते हैं। इसके अलावा पॉइंट्स बढ़ाते जाइए, समरी। स्मॉल सी जो होता है उसको हम उससे भी रिलेट करते हैं, स्मॉल सी इज आल्सो कॉल्ड एज रूट ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसके अलावा स्मॉल सी को हम बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन द फ्री स्पेस, और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम की जब बात करोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम v, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो रे ऑप्टिक्स के हिसाब से देखा जाएगा ना, तो रे ऑप्टिक्स के हिसाब से स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज वैक्यूम स्पीड डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रे ऑप्टिक्स के हिसाब से। बट अगर इस चैप्टर के हिसाब से देखेंगे ना, अगर हम इस वाले चैप्टर के हिसाब से देखेंगे, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, देखिए फ्री स्पेस में स्पीड को लिखा जा रहा है 1 अपॉन रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो अगर इसके हिसाब से लिखेंगे तो ये क्वांटिटी बनेगी 1 बाय रूट ऑफ एप्सिलॉन के साथ हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें, और जो म्यू नॉट है इसके साथ भी हम मल्टीप्लाई करते हैं म्यू आर। कैपिटल के को बोलते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और म्यू आर को बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी, इसके बारे में लिख ले, म्यू आर कॉल्ड रिलेटिव परमेबिलिटी। ये उस टॉपिक का पार्ट है जिसमें मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ाए गए। कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमेबिलिटी का एग्जैक्टली वही काम होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काम करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और मैग्नेटिज्म की रिलेटिव परमेबिलिटी एनालॉग।
एक डिफरेंस ये होता है, ये उस टॉपिक में है यार, जो एक पैरा और डाया वाला चैप्टर एक है, पैरा डाया वाला, उसमें एक डेरिवेशन इसके में की जाती है रिलेटिव परमेबिलिटी की। इससे बता पाओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या लिखा जा सकता है? तो ये दोनों चीजें एक जैसी हैं, और स्मॉल सी जो है वो 1/म्यू0 एप्सिलॉन नॉट है। मतलब जैसे 1/म्यू0 और एप्सिलॉन नॉट जो है, यहाँ का म्यू0 और यहाँ वाला एप्सिलॉन नॉट, और ये 1/म्यू0 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर रूट, ये स्मॉल सी है। तो जब स्मॉल सी ये है 1/म्यू0 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर रूट, तो ये वाली चीज और ये वाला अगर रिजल्ट इन दोनों को सब आपस में जोड़ा जाए, तो आपको साफ साफ देख सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रूट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव परमिबिलिटी है। ये म्यू फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यार। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्क्वायर रूट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव परमिबिलिटी। ठीक है, बस इतने ही कंसेप्ट याद रखने हैं ईएम वेव चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, हटा रहे हैं इसको। और सर जितनी बातें हमने कही उसको अगर एक डायग्राम के फॉर्म में दिखाना चाहूँ तो ये जितनी बातें अभी लिखी गई है ना उसको डायग्राम के फॉर्म में लिखेंगे। तो जैसे हमने एक एक प्लेन बनाया और एक प्लेन इसके परपेंडिकुलर बना रहे हैं, तो अपनी पूरी बात को डायग्राम से समझा देते हैं क्या क्या कहा जा रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा बनाना कि ये दो बिल्कुल परपेंडिकुलर प्लेन दिखे आपको। दिख रहे हैं एक दूसरे परपेंडिकुलर, दोनों परपेंड मतलब एक दूसरे के 90 डिग्री वाले प्लेन्स बनने चाहिए। और सपोज ये जो डायरेक्शन है इधर की तरफ, इसको एक्स मान लेते हैं। नहीं दिख रहा यार, स्क्रीन से बाहर जा रहा है, दूर करना पड़ेगा। ठीक है, ये डायरेक्शन वाई मान लो, जो ऊपर की तरफ है ये वाई डायरेक्शन है, और बाहर की साइड जो डायरेक्शन आ रही है इसको जेड डायरेक्शन मान लेते हैं, पॉजिटिव जेड। तो सपोज हम लोगों ने जो इक्वेशन लिखी थी उसमें हमारी वेव वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही थी। तो दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए वो कहाँ पे होना चाहिए? हमने जो अभी इक्वेशन लिखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमने वेव को एक्स एक्सिस पर माना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और वेव सब आपस में 90 डिग्री पे हैं। तो सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के ऊपर है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव को वाई एक्सिस पर दिखाए, तो हम क्या करेंगे? एक्स वाई प्लेन, ये जो परपेंडिकुलर प्लेन आप देख रहे हो जिसको आप एक्स वाई प्लेन कहोगे, और ऐसे जो लेटा हुआ है बिल्कुल ये वाला, ये जो लेटा हुआ प्लेन है ये हमारे लिए कहलाएगा एक्स जेड प्लेन। तो हम एक्स वाई प्लेन में एक वेव बना रहे हैं, वेव इन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, आप इतना बनाओ और फिर बनेगा नहीं डायग्राम, पहले इतना बनाओ। क्वेश्चन इसके बड़े आसान आते हैं, 5-6 पॉइंट्स अगर खाली कोई यूज कर लेना ऑब्जेक्टिव में, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड रहेगा, और कुछ पढ़ना नहीं होता है इसे।
हमने जो एक्स वाई प्लेन में वेव दिखाई, अब बना लो तो बताना। बन गया। तो ये जो वेव हमने एक्स वाई प्लेन में बनाई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच मीन्स जब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, जब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 पे है। फिर जैसे 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 ये वेव को ड्रॉ किया गया है, यहां से यहां तक ले गए, तो दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे अपनी वैल्यू को चेंज कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, और यहां पर आकर के इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गई। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है अभी? तो ये एरो ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं हम लोग। एरो ऊपर की तरफ दिखाने का मतलब कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है। इसके बाद, क्योंकि देखिए ये ऑसिलेशंस हैं, ऑसिलेशंस आर टू एंड फ्रो मोशंस। इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से स्टार्ट हुई और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में इंक्रीज करते हुए, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में इंक्रीज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर चली गई। अब उसी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करना स्टार्ट होगी और डिक्रीज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइनली 0 पे आ गई। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इलेक्ट्रिक फील्ड first increases in the positive y direction, then it decreases in the positive y direction. Then after, electric field will again increase and it will increase up to the maximum value. It will increase up to the maximum value in negative y direction, and then it will again decrease in the negative y direction and finally becomes 0. ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया। यानी ड्यूरिंग वन साइकिल क्या हो रहा है? ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल electric field will start from 0 value, will attain the maximum value in one specific direction. In the same direction, it will again reduce to 0 value. Again, the electric field will increase and attain the maximum value. Again, it will decrease from the maximum value to the 0 value. और ये सब कुछ एक पर्टिकुलर डायमेंशन पे हो रहा है। वो पर्टिकुलर डायमेंशन कौन सी है? वाई एक्सिस। तो कुछ मतलब कि हाफ साइकिल में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव वाई रहेगा। पहले समझ लो इसको भैया, देखो नहीं इसमें दिक्कत हो जाएगी। हाफ साइकिल में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड बदल रहे हैं, और अगले वाले हाफ साइकिल में इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में चली गई और अभी भी इसका मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है? चेंज। इसके अलावा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं, इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही करेगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पे थी तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 से स्टार्ट होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपने मैक्सिमम वैल्यू पर होगी, बट वो जेड डायमेंशन में होगी। तो एक दूसरा ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। इसको समझना पड़ेगा दोनों ग्राफ को। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्टिंग फ्रॉम 0, मैग्नेटिक फील्ड आल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस इन द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, बिकॉज ई क्रॉस बी हमेशा ही आपका वेव डायरेक्शन बनेगा। ये जो वेव डायरेक्शन है ये ई क्रॉस बी बनना चाहिए। तो क्योंकि हमारी वेव आई कैप डायरेक्शन में जा रही है, वेव का डायरेक्शन आई कैप है, तो यानी ई और बी का क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप आना चाहिए। तो जब ई की वैल्यू पॉजिटिव जे कैप आएगी, जब यहाँ पॉजिटिव जे कैप होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव के कैप आना चाहिए, बिकॉज पॉजिटिव जे कैप क्रॉस पॉजिटिव के कैप बनेगा आई कैप। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नेगेटिव वाई डायरेक्शन में चला गया, यानी यहाँ पर माइनस जे कैप होगी, तो हमें यहाँ पर माइनस के कैप करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमारा माइनस जे और माइनस के का क्रॉस प्रोडक्ट बन करके वापस आई कैप आएगा। इसको समझो, वेव अपना डायरेक्शन नहीं बदल रहा, वेव परमानेंटली एक ही डायरेक्शन में चल रही है।
जो डायरेक्शंस बार बार बदल रही हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बदल रही है और मैग्नेटिक फील्ड की। उसके अलावा जिस समय ई मैक्सिमम है उसी समय बी मैक्सिमम होगा। फिर जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो। मतलब इस पॉइंट पर ई एंड बी बोथ आर जीरो साइमल्टेनियसली। ये उस सेकंड पॉइंट का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कपल्ड है और इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं। इस बात का मतलब ये हुआ ई और बी में फेज डिफरेंस ना होने का मतलब जिस समय ई मैक्सिमम उस समय बी मैक्सिमम, जिस समय ई जीरो उस समय बी जीरो। जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपनी डायरेक्शन पलट दी तो मैग्नेटिक फील्ड ने भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। ये कपलिंग का मतलब है, दे आर कपल्ड एट द सेम फ्रीक्वेंसी एंड जीरो फेज डिफरेंस। इस बात का मतलब ये है कि जब ई का माइनस लग रहा है, जब ई नेगेटिव साइड पर है तो बी भी नेगेटिव साइड है, जब ई आपका पॉजिटिव साइड है तो बी भी पॉजिटिव साइड। और जितनी देर में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ग्राफ कंप्लीट होगा उतनी ही देर में मैग्नेटिक फील्ड का भी एक ग्राफ कंप्लीट होगा। ये उस बात का मतलब हो गया कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, सब कुछ आइडेंटिकल है और ये हमेशा 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ई एंड बी के बीच परपेंडिकुलर ऑलवेज। E and B are 90 degree. E and B are perpendicular. E and B are perpendicular. Even at this point, electric and magnetic fields are perpendicular. Electric magnetic fields are perpendicular. अब आप बताओ अगर इतने में आपको वो सारे पॉइंट समझ में आ गए हो। किसी भी समय E और B में 90 डिग्री एंगल दिखना चाहिए। जिस समय E मैक्सिमम है उस समय B मैक्सिमम होना चाहिए। जिस समय E जीरो है उस समय B जीरो होना चाहिए। किसी भी टाइम पर E और B का क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी टाइम पर E और B का क्रॉस प्रोडक्ट वेव का डायरेक्शन बनना चाहिए। किसका डायरेक्शन बार बार बदल रहा है इस अपर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से? कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जिसकी डायरेक्शन बदल रही है बार बार? ई और बी। ई की डायरेक्शन पॉजिटिव आई थी, नेगेटिव आई हो गई। बी की डायरेक्शन पॉजिटिव जेड थी, नेगेटिव जेड हो गई। और किसकी डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में बना? वेव। वेव हमेशा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। क्या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स कांस्टेंट्स हैं या वेरिएबल है? तो इस ग्राफ से ये भी समझ में आ रहा है, दे आर वेरिएबल। वो जीरो भी होंगे, मैक्सिमम भी होंगे, फिर जीरो हो सकते हैं। हो गया, ड्रॉ हो गया। यस जो घर पे ठीक। अब एक बात सुनिए और, इस जो हमने फिगर बनाई हुई है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही वाई एक्सिस पर नहीं है। जो हमारा डायग्राम बना हुआ है इसमें आप क्या ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज ऑन द वाई एक्सिस? पॉजिटिव नेगेटिव अलग बात है कि फॉर हाफ साइकिल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड पर है और फॉर नेक्स्ट हाफ साइकिल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वाई एक्सिस की ही नेगेटिव साइड पर। बट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमेशा ही वाई एक्सिस में। यहाँ पर पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, यहाँ पर नेगेटिव वाई एक्सिस में है, बट इट इज ऑलवेज इन द वाई एक्सिस।
सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर पॉजिटिव जेड एक्सिस पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर नेगेटिव जेड पर है। तो आप ये कह सकते हो कि दिस बी इज ऑलवेज इन द जेड एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जेड एक्सिस पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही वाई एक्सिस पर है, और वेव हमेशा ही एक्स एक्सिस पर है। इस टाइप की जो वेव बनेगी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक पर्टिकुलर एक्सिस पर है, इसी को बोलते हैं पोलराइज्ड वेव। दिस वेव इज कॉल्ड पोलराइज्ड वेव। In fact, it is called plane polarized wave. दोनों टॉपिक मिले हुए हैं इसमें। प्लेन वर्ड का मतलब समझा चुके हैं। प्लेन का मतलब द वेव मूविंग इन वन डायरेक्शन, एंड पोलराइज्ड वेव का मतलब जो हुआ, पोलराइज्ड वर्ड का मतलब हुआ द वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज रिमेन्स पैरेलल टू अ पर्टिकुलर एक्सिस। द वेव इन विच, पोलराइज्ड वर्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज पैरेलल टू, इट इज ऑलवेज पैरेलल टू वन पर्टिकुलर एक्सिस। देखिए पैरेलल और सेम डायरेक्शन में फर्क है। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज पैरेलल टू वाई एक्सिस, कुछ लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज पैरेलल टू वन पर्टिकुलर एक्सिस। इसका मतलब कुछ लोग ये निकाल लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन वन डायरेक्शन। वो तो मतलब नहीं निकल रहा है इसका। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वाई एक्सिस पे रहेगी, उसमें वो पॉजिटिव वाई एक्सिस भी हो सकती है, नेगेटिव वाई भी हो सकती है। डायरेक्शन बदल सकते हैं उसका, एक्सिस नहीं बदल पाओगे आप। वंस इट इज ऑन वाई एक्सिस, इट शुड बी ऑलवेज ऑन द वाई एक्सिस। हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी वाई एक्सिस पर है और थोड़ी देर के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस पर होगी, उस टाइप की वेव को फिर क्या कहा जाएगा? अनपोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड, पोलराइज्ड वर्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जिस भी एक्सिस पर एक बार आ गई, जेड एक्सिस पर आ गई, तो अब उसको लाइफ टाइम जेड एक्सिस पर रहना है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पर आ गया, इट शुड बी ऑलवेज ऑन द वाई एक्सिस। प्लस माइनस करता रहे कोई दिक्कत नहीं उसको, क्योंकि प्लस माइनस तो ऑसिलेशन होगा तो करना ही पड़ेगा उसको, पीरियोडिक मोशन है। और इस पर्टिकुलर फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड और वेव को मिला करके कौन सा प्लेन बन रहा है? इस पर्टिकुलर फिगर में अगर बात करी जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वेव इन दोनों को मिला करके कौन सी प्लेन बनी हुई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने कंसिडर की हुई है वाई एक्सिस के ऊपर, और वेव कंसिडर हो रही है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो वेव और इलेक्ट्रिक फील्ड को मिला करके कौन सा प्लेन बना? एक्स वाई प्लेन। इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन मतलब कि द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, इट इज द प्लेन ऑफ ई एंड वेव डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड और वेव के मूव करने की जो डायरेक्शन, उनको मिला करके जो प्लेन बनेगा उसको बोलोगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड और जिस डायरेक्शन में वेव जा रही हो, इन दोनों को मिलाने से जो भी आपका प्लेन तैयार हो जाए, वो उस वेव की प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, यार सही है। प्लेन पोलराइज्ड वेव का एक दूसरा नाम भी है, वो भी लिख लो, क्या पता ये भी आ जाए। इसका एक दूसरा नाम ये भी है, लीनियरली पोलराइज्ड वेव। A plane polarized wave is also called as linearly polarized wave. हो गया, लिखे से चलिए। और साथ में हम ये भी बोलते हैं, एक और चीज होती है। देखो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, पहले पूरी बात समझिएगा।
प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का मतलब हुआ जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों को मिला करके जो प्लेन बनेगा वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। कभी कभी पूछते हैं डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन, तो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन वर्ड का क्या मतलब निकलेगा? तो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है। जैसे कि हमने जो एग्जांपल कंसिडर किया उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पर है, तो हम ये कहेंगे कि दिस वेव, हम लोग ये कहेंगे कि दिस वेव इज पोलराइज्ड इन वाई एक्सिस। तो अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हो कि वेव इज पोलराइज्ड इन जेड एक्सिस, तो मतलब उसका ये हुआ कि उस वेव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट है वो जेड एक्सिस के ऊपर है। वेव इज पोलराइज्ड इन वाई एक्सिस, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन। तो अगर क्वेश्चन में, जैसे फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा हो कि वेव इज पोलराइज्ड इन एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब क्या हुआ? वेव इज पोलराइज्ड इन एक्स एक्सिस का क्या मतलब निकला? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे। तो मैग्नेटिक फील्ड और वेव कौन से डायरेक्शन में होंगे? कोई एक वाई में होगा और कोई एक, उसमें भी ई क्रॉस बी जो होना चाहिए, ई क्रॉस बी वो हमेशा वेव का डायरेक्शन बनना चाहिए। अब कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, आप खोलो वो असाइनमेंट, खोलो जल्दी से, जो भी असाइनमेंट दीजिए वो खोलो, फोन पे खोल लो। आप लोग भी खोल लो जो ऑनलाइन बैठे ना। यस सर। तो एक में खोलना, बता, इसमें खोलो आप ये वाला। यार ये कौन सा खुल गया यार, एक मिनट, ईएम वेव वाला है ना कोई? सब ठीक हो गई यार, ये आंसर किया अभी। हाँ यार, ईएम वेव वाली खोल जरा। पहला क्वेश्चन तो खैर देखो, अब तो फैक्ट बेस है। इलेक्ट्रो, पहला मिल सबको मिल गया। फर्स्ट क्वेश्चन 2002 का है। EM waves are transverse in the nature is evident by, ट्रांसवर्स हैं ये पोलराइजेशन से ही मालूम चलता है, इसीलिए मैं ये दोनों टॉपिक को मिला करके पढ़ाता हूँ, ताकि हमेशा ध्यान रखिएगा। EM वेव पोलराइजेशन से ही पता चलते हैं कि ये ट्रांसवर्स है, फैक्ट बेस है। सेकंड क्वेश्चन देखिए जरा। सेकंड क्वेश्चन ये उसके ऊपर है, अभी जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे थे उस पॉइंट के ऊपर है, जरा पढ़ के देखो। वो कह रहे हैं कि EM वेव ऑफ दिस मच फ्रीक्वेंसी पासेस फ्रॉम वैक्यूम इनटू द डाइलेक्ट्रिक, जिसकी परमिटिविटी दी गई है। परमिटिविटी मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्री स्पेस में जब जाते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इज रिटन एज 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, और जब मीडियम में गए तो v इज 1/√μ0 एप्सिलॉन, साथ में म्यू आर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दो बातें अभी तो डिस्कस हो रहा था हमारा। और इसी को C/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। तो हालांकि इसमें परमिटिविटी दी गई है, परमिबिलिटी दी गई है, ये K परमिटिविटी और म्यू आर परमिबिलिटी। तो जब ये दिया नहीं गया तो इसको 1 मान लेंगे, और K कितना दिया गया आपको? 4। तो इसका मतलब V जो आएगा वो C/2 आएगा, क्योंकि ये क्वांटिटी C के बराबर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का 2 है, मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 हो गई। अब आगे का आंसर बताओ। फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड करता नहीं है, बाकी फॉर्मूला है V इक्वल टू एफ लैम्डा। इवन रे ऑप्टिक्स में भी अगर आप याद करोगे तो लैम्डा ऑफ अ मीडियम इज ऑलवेज लैम्डा ऑफ फ्री स्पेस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस तरीके के रे ऑप्टिक्स के फॉर्मूले हैं यही। तो अपने आप देख सकते हो कि जो वेवलेंथ है वो आधी हो जाएगी। सही ऑप्शन मिला इसमें कोई है?
कर लेंगे इसे। थर्ड क्वेश्चन देखो भाई, ऑनलाइन भी बताते रहिएगा जिसमें दिक्कत हुआ करते। थर्ड क्वेश्चन, पावर दी गई है तो फिर वही होगा जो मेरे ख्याल से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टाइम पर ये चीज बहुत बार डिस्कस हुई थी, नंबर ऑफ फोटॉन्स वाले। हालांकि ये फैक्ट बेस है, 4 किलोवाट प्रोड्यूसेस दिस मच फोटॉन्स पर सेकंड रेडिएशन बिलोंग टू, लैम्डा निकालना होगा इसमें। लैम्डा निकाल करके तुम्हें पता लगाना पड़ेगा, लैम्डा निकाल करके पता लगाओगे कि ये एक्स रेज का फॉल्ट आएगा कि गामा रेज का। इसका मतलब यहाँ पर क्या जानना चाह रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स रेज की वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है। तो ये याद करना पड़ता है। फोर्थ वाला क्वेश्चन, जैसे इसी में देखो, इसी में कह रहा था, फोर्थ क्वेश्चन की तीसरी लाइन पढ़ोगे ना अगर आप, फोर्थ क्वेश्चन की थर्ड लाइन, electromagnetic wave in the vacuum has the electric and magnetic fields which are always perpendicular to each other and the direction of a polarization। अभी हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन मतलब किस चीज की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है और वेव इसमें के कैप दी गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे होगा, ये वेव होगा के कैप पर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी फिर, जे। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब बताओ, और ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी वेव डायरेक्शन होता है, मतलब, और वेव डायरेक्शन इसमें के कैप है, वेव डायरेक्शन इसमें के कैप दिया हुआ है। समझ पा रहे कि नहीं भाई, क्या आंसर होगा फिर, डी वाला। भाई जो, हाँ, जो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ई क्रॉस बी के कैप आना चाहिए। अब देखो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है, बी वाला ही है। इस तरीके, इसीलिए बोल रहा है कि वो 5-6 पॉइंट्स का बस याद कर लेंगे तो ईएम वेव चैप्टर बहुत आसान होता है, कम एफर्ट लगता है, क्वेश्चन भी हो रहे हैं, दो चैप्टर हो रहे हैं इसमें, ईएम वेव और पोलराइजेशन दोनों। पोलराइजेशन में 1-2 लॉ बचे हैं, वो अभी कंप्लीट कर देंगे। फिफ्थ, अब एक बार फिर ये थ्योरी बेस हो गया। एक्चुअली एनसीईआरटी में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक स्पेक्ट्रम दिया होता है, उनके वेवलेंथ का रेंज दिया होता है, वो किसी तरीके से याद करोगे। पांचवा क्वेश्चन फिर वही है, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होती है, इसमें से कम होती है। खैर, 6th नंबर क्वेश्चन देखिए, 6th नंबर क्वेश्चन में वेव का डायरेक्शन दिया हुआ है। 6th नंबर क्वेश्चन में वेव की डायरेक्शन दी गई है पॉजिटिव आई। तो वेव की डायरेक्शन कहां पर मेंशन की जाती है, अभी बता रहे थे ना आपको, वेव का डायरेक्शन मेंशन कहां पे करते हैं, साइन फंक्शन के अंदर या साइन फंक्शन के बाहर, साइन के अंदर। तो इसमें साइन वेव का डायरेक्शन पॉजिटिव आई है, तो साइन फंक्शन के अंदर माइनस वाई का टर्म होना चाहिए। ऐसा किस ऑप्शन में है, दो ही ऑप्शन में है। अब उसके बाद देखो, उसके बाद एक और चीज है, और उसका मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव एक्स पर है। अब इसमें वो वाला पॉइंट लगाना पड़ेगा तुमको, ई क्रॉस बी जो है वो वेव आना चाहिए, ई क्रॉस बी वेव होना चाहिए, और वेव आपको वेव इसमें कहा दिया गया है, पॉजिटिव आई यानी प्लस जे कैप, और मैग्नेटिक फील्ड दिया है आई कैप। अब आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा वेक्टर आना चाहिए, मतलब यहाँ कौन सा वेक्टर यूज करोगे जिसका क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप आ जाए, पॉजिटिव के, पॉजिटिव के, माइनस के, प्लस के आएगा यार, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई तो जे आएगा, प्लस के कैप वाला ऑप्शन। अब बताओ सही ऑप्शन कौन सा है, इस तरीके से देखा जाता है, वही पर पॉइंट लगा सकते हैं। समझ पाएंगे, जो थ्योरी पढ़ा रहे थे उसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है, बस पता हो, लैंग्वेज पता हो उसकी। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 तो बड़ा इजी है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू दी गई है और इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, तो ये उस वाले पॉइंट से है, ई मैक्स
बाय बी मैक्स इक्वल टू 3 इंटू 10⁸8 डायरेक्ट यूज करके हो जाएगा। 8, अब देखो ये फिर वही क्वेश्चन है, पी वाई क्यूज के इंपॉर्टेंट दिखे जाए, पी वाई क्यूज के इंपॉर्टेंट 8th नंबर क्वेश्चन और 3rd नंबर क्वेश्चन के एक जैसे नहीं लग रहे। पीवाईक्यू से ये तो इतना तो आइडिया लग ही जाता है कि किन कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे ये लोग। तो ये 2 बार आ चुका है 8th नंबर क्वेश्चन, इसमें फिर वही पूछे कि 11 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब ये कहाँ आता है। हालांकि थोड़ी दिमाग भी लगाया करो, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी कहाँ आती है, अगर किसी को याद हो कि किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी कहाँ पर मिलती है। एक्सरेज में। एक्सरेज ही ऐसा है जहां पर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आते हैं। देखिए गामा होता है रेडियो एक्टिविटी में, वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में जहां पर लाइमन सीरीज और बामर सीरीज पढ़ते हो, वहां विजिबल लाइट आती है, अल्ट्रावायलेट आती है, इंफ्रारेड आती है, ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होते हैं। अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रा, ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के होते हैं। एक्सरे होती है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और गामा होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो ये 11 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ होना चाहिए फिर, अंदाजन एक्सरेज होना चाहिए। नाइन्थ भी थियोरेटिकल है। हाँ, ये इसके ऊपर है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ ईएम वेव। तो इसका आंसर वैसे ये होता है, एक्सेलरेटिंग चार्जेस। ईएम वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग चार्जेस, नोट्स में ऐड कर ले कहीं, ईएम वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग चार्जेस। टेंथ, देखो इसमें फिर वही करती है, जो थ्योरी अभी यहाँ सामने लिखी हुई है, ये दूसरी बार आया है। इसमें जो अंदर एक्स वाला कोफिशिएंट है वो क्या है, नहीं नहीं, एक्स के साथ कोफिशिएंट वो बताता क्या है वो, मतलब 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा इज 4 इंटू 10⁻⁻7, और जो टाइम के साथ कोफिशिएंट है 50, वो ओमेगा यानी कि 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें ना यार, अगर ये दोनों चीजें डिवाइड कर ली जाए तो 2 पाई नहीं, हाँ कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करने पर 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1/f लैम्डा, और f इंटू लैम्डा को स्पीड लिख देंगे, तो डिवाइड करके 1/v आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻7/50। ये फिर v आ जाएगा 50/4 और 10⁻7 ऊपर हो गया, 5/4 हो गया 1.25, यानी कुल मिला करके ये 1.25 एंड 10⁻8 हो गया। तो नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, वो होता है C/V करके। तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 1.25 आएगा, 3/5/4, 4, मतलब कि 3/1.25, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है इसको लिखेंगे रूट ऑफ म्यू आर इंटू के, बट क्योंकि म्यू आर कुछ दिया नहीं है तो इसको फिर 1 मान लेंगे। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आएगा। सेकंड टाइम इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है, मतलब कुछ साल पहले भी पूछा था, फिर 8-10 साल के बाद फिर वही चीज पूछ ली। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो टॉपिक जैसे नहीं हो पा रहे हैं, मान लीजिए एक आध दो चैप्टर, उनके अगर पीवाईक्यू लगा देते तो किस्मत कभी कभी साथ देती है कि कोई एक आध फॉर्मूला ऐसा है जो आपको आ गया एग्जाम में। तो इसका आंसर मेरा 3/1 मतलब 5/4, 12/5, 144/25, 144/25, ऐसे कुछ है, 144/25 आ रहा, तो 5 पॉइंट समथिंग करके आएगा, बी ही ऑप्शन दिख रहा है। 11th अभी बता रहे हैं यार, रुक जाओ।
12th अगेन फैक्ट बेस है, 11th अभी एनर्जी के ऊपर उसको डिस्कस करेंगे, 12th फैक्ट बेस है, इसको अपने आप करोगे, देखो फिर ये वही चीज पूछ रहा है, फिर वही स्पेक्ट्रम के बारे में, अब इसको याद ही करो नहीं तो। 13th डिस्कस करना है, अभी एनर्जी डेंसिटी है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जरा इधर आइए 15th क्वेश्चन में, 15th क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें ऊपर लिखा है ईएम वेव ट्रैवलिंग इन एक्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड दे रखी है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? ई मतलब B बराबर E/C लगा दें, तो अंदाजा लगाओ ना कि B की जो वैल्यू बनेगी E/C करके, और E दे रखा है तुम्हें 27, उसको C यानी 3 से डिवाइड करना है। तो पहले ऑप्शन एलिमिनेट करो, उसमें से कौन सा नहीं है। ये तो 100% नहीं है, बाकी के ऑप्शन भी देखिए ना, बाकी भी। अब बाकी के ऑप्शन में तुम्हें अंदर कुछ नहीं देखना है, बस बता रहे हैं, बाकी के ऑप्शन में BCD में खाली ध्यान दो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक में आई कैप लिया हुआ है, सी वाले ऑप्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जे कैप ली हुई है, और डी वाले में मैग्नेटिक फील्ड के कैप लिया हुआ है। अब ये वाला फैक्ट यूज करो कि ई क्रॉस बी जो है वो वेव आना चाहिए, और वेव एक्स एक्सिस है, यानी कि ई क्रॉस बी शुड बी आई कैप। हालांकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ बताया नहीं है, बस वेव बताया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कोई डायरेक्शन ही नहीं दी है इसमें। बट बी भी नहीं हो सकता, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड वेव के तो परपेंडिकुलर होगी। अगर वेव एक्स एक्सिस पर है तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स पे तो हो नहीं सकता, तो बी ऑप्शन भी गया। सी और डी बचे, अब सी और डी। अब इसमें एक और बात देखनी पड़ेगी हमें, फ्रीक्वेंसी दी गई है 2 × 10⁻14, फ्रीक्वेंसी दी गई है 2 × 10⁻14, तो लैम्डा निकालना होगा। लैम्डा आएगा उससे V/F करके, मतलब 3 × 10⁸ स्पीड हो गई, और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 2 × 10⁻14, लैम्डा की वैल्यू आएगी। इसमें E क्रॉस B वाले काम हो नहीं पा रहा है, इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, तो हम दूसरे जुगाड़ लगा रहे फिर कि लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं, और लैम्डा की वैल्यू निकाल करके 2π/λ देख लेते हैं कितना आएगा, क्योंकि वो x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट 2π/λ आना चाहिए। तो ये जो लैम्डा की वैल्यू बन रही है, वैसे तो मेरे को साफ दिख रहा है कि सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि सी वाले में x का जो कोफिशिएंट है वो लैम्डा है, जबकि वो होना चाहिए 2π/λ। तो बचा क्या फिर? डी ऑप्शन। आप समझ रहे हो, इसमें कोई सीधा रास्ता नहीं है, इसमें वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी फिट हो रही है मेरी, और जुगाड़ करके हमारा कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। देखिए ये उस पर भी डिपेंड करता है ना, हमको अगर मान लो पेपर करते वक्त पहले ही ये स्ट्राइक कर जाता कि लैम्डा देखी, ये तो अभी प्रैक्टिस करने पर होता है कि हमको लैम्डा वाली चीज बाद में स्ट्राइक की, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन ई क्रॉस बी से हो जाते हैं, तो हमारा दिमाग उधर चला गया। बाद में हमने क्वेश्चन को पढ़ा कि यार इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो दिया ही नहीं, तो हमारा दिमाग इस पे गया कि लो लैम्डा चेक करें। 16th नंबर क्वेश्चन में देखिए, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब प्लेन तो समझ गए ना जी, ये जो प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखा है, इसमें प्लेन वर्ड का मतलब यही है कि ये वेव एक डायरेक्शन में जा रही है। अब ई और बी और जेड डायरेक्शन में जा रही है, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन द जेड डायरेक्शन। तो अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, मतलब और वो अब ये इस कंसेप्ट के ऊपर फिर आ जाए, जिस ऑप्शन में ई क्रॉस बी आपका जेड एक्सिस आ जाए, वो देखो कौन सा ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा वो
कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें ई क्रॉस बी के कैप देगा आपको? आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस क्रॉस प्रोडक्ट करके देखना पड़ेगा हमें कि के कैप किसमें आएगा। और एक और बात देखनी पड़ेगी तुम्हें, इनमें से कौन से दो ऐसे हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, क्योंकि ई और बी परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो दो बातें देखनी है, ई क्रॉस बी के कैप आए, और एक और बात देखनी है आपको, ई डॉट बी 0 आना चाहिए। तो इन 4 ऑप्शंस में से पहले तो ये देखा जाए कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 बन गई। ए वाला तो हो नहीं सकता, उसका डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा। मेरे ख्याल से सी वाला का आ रहा है, सी वाले में डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, और डी वाले में भी 0 आ रहा है। डी कहाँ आ रहा है? अच्छा, तीनों में आ रहा है। ओके, तो खाली एक ही ऑप्शन हटा है। अब फिर इनमें वो देखना पड़ेगा, फिर अगर इससे नहीं हो रहा, अगर इससे ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहे, तो फिर अब आप ये देखो कि क्रॉस करके देखना पड़ेगा, ये टाइम लग जाएगा। फिर सारे ऑप्शंस में क्रॉस करके देखना पड़ेगा कि प्लस के कैप किस में जाएगा। कर लेंगे, इसे बाद में कर लीजिएगा। वैसे वो क्रॉस उससे निकालना पड़ेगा तुम्हें डिटरमिनेंट बना करके। छोड़ देते हैं टाइम ना, क्लास और भी टॉपिक और बचा हुआ अभी, छोड़ दें इसको, कर ले। 17 एक बार फिर फैक्ट बेस है, आप देखो हर तीसरे चौथे साल बाद ये आ रहा है। अब फिर इस टाइप का क्वेश्चन हर 3-4 साल बाद रिपीट हो रहा है कि अब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर। हालांकि ब्लू येलो विजिबल लाइट्स हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, एक्सरे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो सी वाले की एनर्जी ज्यादा है। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि रेडियो वेव ज्यादा एनर्जी के होते हैं कि कम एनर्जी के होते हैं। तो विजिबल से और इनसे एक्सरे से खतरनाक है क्या रेडियो वेव? तो जिसमें जितनी ज्यादा एनर्जी वो उतनी हार्मफुल होती है, रेडिएशन उतनी हार्मफुल होती है। तो रेडियो वेव हार्मफुल है कि ठीक ठाक है? अंदाजा लगा सकते हो भाई, देखो कुछ कुछ चीजें कॉमन सेंस में भी दिखी जाती है। देखिए, एनर्जी का फॉर्मूला एच एफ होता है, तो प्लैंक कांस्टेंट अराउंड 6.6 और 10 टू द पावर 34 है, -34। और रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव मतलब रेडियो वाली फ्रीक्वेंसी, तो अभी जो एफएम वगैरह चलते हैं मेगा हर्ट्ज पे चलते हैं भाई, 93 मेगा हर्ट्ज, 94 मेगा हर्ट्ज, ये तो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो 90 मेगा हर्ट्ज भी मान ले, 100 मेगा हर्ट्ज मान लो, तो 100 मेगा का मतलब 100 इंटू 10 के पावर 6, इतनी तो होगी। मेगा हर्ट्ज की तो फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो की, और इसको 1.6 और 10 टू द पावर -19 से डिवाइड कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो अंदाजन कितना पहुंच रही है? 6.6 अपॉन 1.6 को अलग कर दीजिए, ऑर्डर क्या बनता है? ये 8 और -19 ऊपर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी बहुत कम हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी बहुत पीछे जा रही है मतलब। तो सबसे कम एनर्जी हुई इसका। अब बताओ, रेडियो की सबसे कम एनर्जी है, उसके बाद ब्लू। सही अब ऑप्शन। ब्लू और येलो में आपको पता करना पड़ेगा, ब्लू और येलो में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, ये पता करो। ब्लू की फ्रीक्वेंसी। फंस जाओगे इसमें, बता रहे हैं आपको, पेपर के टाइम बहुत प्रेशर होता है, क्वेश्चन आसानी है, एक बार बुक खोल के देख लीजिए थे। हम अपनी तरफ से जुगाड़, हाँ। और इसका भी तरीका बता चुके हैं आपसे कि विब्योर लिखो, अल्ट्रा वायलेट सब नहीं आते, अल्ट्रा होता है छोटे के लिए, अल्ट्रा मतलब छोटा, अल्ट्रा वायलेट मतलब वायलेट सबसे छोटा है वेवलेंथ के हिसाब से। तो अब इस तरह से याद करिए, विब्योर वेवलेंथ का ऑर्डर है, और फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर उसके अपोजिट होता है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसमें एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। अब अगला वाला तो आप क्या, हम क्या, कोई नहीं कर पाएंगे, कुछ छोड़ने में भलाई है। माइक्रोवेव अगर किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, अभी तो कहीं किताब में लिखा होगा तो आप पता पाओगे। इसको नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाएगा इसको।
आई मीन वही कर पाएगा जिसने एक्चुअल पढ़ा होगा। कोई अंदाजा लगा पाओगे, मतलब गेस वर्क भी नहीं काम करेगा इसमें तो। और गेस वर्क अगर किसी को लगाना होगा तो यही लगाएगा कि भाई पहले 3 ऑप्शन में वाटर मॉलिक्यूल की बात की है, चौथा ही ऑप्शन थोड़ा ऑड वन आउट टाइप दिख रहा है, तो ऑड वन आउट के हिसाब से डी मार देंगे, बाकी किस्मत के ऊपर। है ना, मतलब थोड़ा सा अलग अलग तरीके का दिख रहा हूँ। हमें कुछ नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम भाई इसके बारे में, हम कह तो रहे हैं हमें नहीं आइडिया इसके। ये सब चीजें एक्चुअल फैक्ट बेस है ना, तो ये तो जो कहीं लिखा होगा वही बताना पड़ेगा। सर खैर, हमें लग रहा है ऑड वन आउट वो तो होगा ही नहीं। अभी तो अपना अपना तरीका है भैया अंदाजा लगाने का, तुक्का मारने का। नहीं मतलब कुछ जैसे वो कह रहे हैं कि ऑड वन आउट होता ही नहीं है, कई बार हमको लगता है वो होता नहीं है आंसर। मैं अब ऐसे बता रहा हूँ, लोग अपने अपने स्टाइल में मारते हैं, कुछ लोग, तुम लोग कह रहे हो भाई सी ऑप्शन मार देंगे, तो ज्यादातर सी ऑप्शन सही होते हैं। रूल तो इसमें से सच तो कुछ भी नहीं है भाई, ना तो ये सच है कि ऑड वन आउट गलत होता है, ना ये सच है कि सी ऑप्शन हमेशा सही होगा। खैर, हाँ, ये सब कुछ काम नहीं होता वैसे। चलो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। 16 में ही देखो, 16 में अगला क्वेश्चन 19, एक दो क्वेश्चन और करो यार, फिर थ्योरी पढ़ा देते। 16 का एक और, ये उसी कंसेप्ट के ऊपर है। 16 क्वेश्चन के ऑप्शन से सेलेक्ट करने के पीछे का जो लॉजिक होना चाहिए वो फिर से एक बार ये वाला कि ई क्रॉस बी वेव डायरेक्शन होनी चाहिए। इसमें वेव है कौन से डायरेक्शन में? तो पहला ऑप्शन देखो जरा, अगर वेव वाई डायरेक्शन में है तो ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इन्होंने कहा है तो वो नहीं हो सकता। क्यों? हाँ, ट्रांसवर्स वेव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी। एक्चुअली पहले ऑप्शन में अगर आप पढ़ोगे ध्यान से तो इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे ई वाई जेड लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब है? ई वाई जेड का क्या मतलब है? वो नहीं हो सकता ना। और क्रॉस भी नहीं आ रहा है, वही बात सही है कि ई क्रॉस बी आई कैप आ ही नहीं रहा है। बी वाला ऑप्शन मतलब देखो इसी लॉजिक से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इसमें। मेरे ख्याल से तो बी ऑप्शन में नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में भी वेव वाई एक्सिस पर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वाई एक्सिस पर दे रहे हैं, वो तो हो ही नहीं सकता। सी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, वेव एक्स एक्सिस पर है। हाँ लेकिन सी वाले में दूसरी प्रॉब्लम है, सी वाले में ई और बी का डायरेक्शन सेम हो गया। सी ऑप्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशंस में जो डायरेक्शन वाला पार्ट लिखा हुआ है, दोनों का सेम डायरेक्शन, ये भी नहीं हो सकता। देखना पड़ेगा, कभी कभी ऐसा तो चारों नहीं होते, बोनस वाले क्वेश्चन भी होते हैं। चौथे वाले में वेव है एक्स पे, तो ये दोनों वाई जेड प्लेन पे, ये तो सही हो गया। और एक वाई माइनस जेड है और एक वाई प्लस जेड है, मतलब एक का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे जब, तो वाई डॉट वाई वन और माइनस जे और प्लस जे वन, ये सही आ रहा है, डी ऑप्शन सही आ रहा है। समझ पा रहे हो? और इससे देख एक आइडिया लग गया कि लगभग ले दे करके यही 2-3 पॉइंट बार बार यूज करवा रहे हैं। अगला अगला क्वेश्चन भी यही है, उसके अगला वाला भी यही है। हाँ, 21 वाला थोड़ा डिफिकल्ट है। 20 नंबर वाला क्वेश्चन देखो, 20 वाला भी सेम है। मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन दे दिया, बताया इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा सही है इसमें। ये वेव कौन सी डायरेक्शन में चल रही है?
सर ए वाला होगा। नहीं 20th में वेव जा कौन से डायरेक्शन में, ये बताओ। मैग्नेटिक फील्ड की साइन के अंदर वाले देखो, अबे साइन के अंदर देखो ना, साइन फंक्शन के अंदर, साइन के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, AX, यानी ये वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी। वेव की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स है, वेव की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स, ये जरूर आइडेंटिफाई करिए वरना फंस जाओगे फिर। तो यानी वेव हो गया हमारा माइनस आई कैप। अब आप ऐसा कोई ऑप्शन देखो जिसमें E क्रॉस B आपका माइनस आई कैप आता हो और साथ में B बराबर E/C वाला रिलेशन आता हो। अच्छा D तो हो ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पर D नहीं हो सकता, और E बराबर B/C है, B भी नहीं हो सकता, बचा A और C। कौन सा लग रहा है? लगने से नहीं हुआ ना। ए वाले में ये K कैप है और मैग्नेटिक फील्ड आपको J कैप दिया होगा, तो क्या K क्रॉस J माइनस आई आता है? J क्रॉस K आई होता है, हाँ हाँ माइनस आई, हाँ सर ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सर ए ही होगा ना, क्योंकि सी वाले में माइनस ओमेगा टी है। माइनस आई नहीं होता। मतलब देखो, और इसके बाद 21 वाला और देख लीजिए। ट्वेंटी वन वाले में ये वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? अब एक्चुअली ये वेव इक्वेशन थोड़ी अलग दी हुई है, देखो यहाँ पर वेव इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट टाइप की दी गई, तो नहीं इसमें आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। एक्चुअली इसमें क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें दिया गया है, हाँ वो जो इक्वेशन दी गई है उसको ऐसे स्प्लिट करके लिखो, उसको लिखो E0, और मेरे ख्याल से इसको लिख सकते हैं cos kz माइनस ओमेगा टी आई कैप, एक इक्वेशन ये बन जाएगी, और एक इक्वेशन E0 cos, एक बार ये चेक करना जरा, ऐसे लिख सकते हैं, जो ओरिजिनल इक्वेशन दी गई है उसको चेंज करके ऐसे लिख सकते हो, ऐसे ही बनेगा ना। तो एक्चुअल दोनों में ही वेव जेड एक्सिस पे जा रही है। अब देखिए इसका जो पहला वाला टर्म है उसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखेंगे, देखो बोर्ड पे, फर्स्ट टर्म के करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो E0 की जगह रखेंगे B0/C कॉस, बाकी जो फंक्शन लिखा है वो पूरा फंक्शन ऐसे लिखूं, चेंज क्या करोगे, यहाँ आई कैप लिख रहे हैं, यहाँ पर एक ऐसा यूनिट वेक्टर लाओ जिससे कि E क्रॉस B K कैप है, अंदर जेड है, क्यों? उससे मतलब तो ये भी तो माइनस है, अपोजिट साइन है ना, अपोजिट साइन का मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस पे जा रहे हैं, पॉजिटिव जेड एक्सिस की वेव है ये वेव पॉजिटिव जेड एक्सिस यानी कि K कैप, तो आई कैप यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखूं जिससे कि क्रॉस प्रोडक्ट K कैप आ जाए, J कैप प्लस, अब दूसरे वाले टर्म के करस्पॉन्डिंग E0 है, सॉरी, तो E0/C करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, बाकी कॉस KZ प्लस ओमेगा टी, यहाँ प्लस अंदर दोनों प्लस हो गए, ये नेगेटिव जेड पे जा रहा है, मतलब ये वेव माइनस K कैप पे है। अब बताओ यहाँ क्या लिखोगे, माइनस K कैप लाना चाहते हैं और यहाँ आई कैप लिखा हुआ है, -J, यहाँ -J हो गया, तो अब J कैप को कॉमन ले लेते हैं, E0/C और J कैप कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा cos KZ माइनस ओमेगा टी और माइनस cos KZ प्लस ओमेगा टी। अब ये सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा, J कैप माइनस आ रहा है बीच में, cos KZ माइनस ओमेगा टी, और ये माइनस साइन यहाँ आएगा, माइनस में cos KZ प्लस ओमेगा टी, दोनों साइन के टर्म आएंगे,
तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, देखो इधर दोनों टर्म साइन के बनने चाहिए, सी ऑप्शन। समझ पा रहे थे? अगला वाला भी ऐसे ही है, 2018 का, वही फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और वो। आप छोड़ दे रहे हैं इसको, अपने आप करने हैं। मेरा पॉइंट मेरा ये है कि आप जितने भी दो अभी 18, 19, 20 इसलिए छोड़ देते हैं अभी, तो टाइम भी नहीं है, ऊपर से खुद प्रैक्टिस करो। यही 4-5 पॉइंट्स इसमें ईएम वेव के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा वो देखो, एनर्जी डेंसिटी एंड इंटेंसिटी, फटाफट इसको लिखिए। इंटेंसिटी ऑफ द वेव, पहले तो जनरलाइज बात करो। इन जनरल अगर हम मान लें कि कोई एक, फॉर एग्जांपल बल्ब का लेते हैं कि एक बल्ब है और इसको कहा जाए कि 100 वाट का बल्ब है, और उस बल्ब को आप पॉइंट मान लो, तो शायद इसके बारे में डिस्कस हुआ था कि लाइट को इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर कर दिया करें। पॉइंट सोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियल दिखाते हैं, तो यहाँ पर लाइट को रेडियल दिखा दो, और इसका वेव फ्रंट अगर आप याद करेंगे तो वेव फ्रंट स्मॉल आर डिस्टेंस पे जब जाएंगे तो इसके चारों तरफ स्फेरिकल सरफेस बना करके आप वेव फ्रंट दिखा सकते हो। और स्फेरिकल वेव फ्रंट जो बनेगी पॉइंट सोर्स के चारों तरफ, उसका सरफेस एरिया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और पावर को जब डिवाइड करते हैं एरिया ऑफ द वेव फ्रंट से, तो ये बाय डेफिनेशन इंटेंसिटी कहती है। सो इंटेंसिटी बिकम्स पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर पॉइंट सोर्स के केस में। ये जनरलाइज लिखे पहले तो आप, इन जनरल वे पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी इज पावर बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ये इंटेंसिटी उससे आर डिस्टेंस पर निकाल रहे हैं, इंटेंसिटी एट आर डिस्टेंस इज पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। शायद आपको बताया भी था कंपेयर करने को कि इंटेंसिटी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाते समय एनालॉग दिए थे। पावर को किससे कंपेयर किया था, कुछ याद है? फ्लक्स से, यानी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। लाइन सोर्स का बताओ मेरा, अगर एक लाइन सोर्स लिखा हो तो उसके लिए इंटेंसिटी एट आर डिस्टेंस क्या लिखोगे? लाइन सोर्स की इंटेंसिटी एट आर डिस्टेंस, अगर इससे न याद आए, अगर ये याद आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। भाई पावर, पावर मतलब फ्लक्स, पावर अपॉन 2 पाई फ्लक्स आर। मतलब चार्ज अपॉन एप्सिलॉन, हाँ, या तो वही याद करो। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड याद आती है तो बहुत अच्छी बात है। भाई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर था, और लैम्डा इज चार्ज अपॉन लेंथ, और क्यू बाई एप्सिलॉन को हमने पावर लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे कर सकते हो, पावर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एल। तरीका है याद करने का, और नहीं तो एक तरीके से पावर अपॉन एरिया, एरिया सिलेंड्रिकल एरिया लिया हुआ है, 2 पाई आर एल एरिया ऑफ अ सिलेंडर है। इतना याद कर लोगे? ठीक है।
और पावर को भी याद करने का तरीका बता सकते हैं। ये तो मैंने वैसे बता दिया, पावर ऐसे याद की जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले से पावर को याद कर सकते हैं कंपेयर करके। और इंटेंसिटी का एक तरीका और भी है। इंटेंसिटी इज बेसिकली पावर मतलब एनर्जी पर टाइम हो गया ना, एनर्जी अपॉन टाइम, और नीचे एरिया से डिवाइड कर रहे हैं। एसएचएम में एनर्जी याद करोगे, एसएचएम चैप्टर में एनर्जी का फॉर्मूला हाफ मास ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये एसएचएम से याद किया मैंने। टाइम और एरिया ए, और मास को लिख सकते हैं, मास इज ए लेंथ इनटू एरिया वॉल्यूम इनटू रो डेंसिटी। तो अगर ये मास यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दे, क्या बन जाएगा? ये मास की जगह लेंथ इंटू एरिया इंटू डेंसिटी, तो यहाँ पर एरिया और ये वाला एरिया कैंसिल बन जाएगा। हाफ, एक मिनट, डेंसिटी आ जाएगी, ऊपर लेंथ बचेगा, लेंथ अपॉन टाइम स्पीड, ऐसे याद कर लीजिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो याद करने का मतलब तरीका वो बता रहा हूँ जिसमें याद करके नहीं जाना पड़ेगा, तुम चाहोगे तो वहीं पे ड्राइव कर सकते हो, ऐसे जुगाड़ करके बना दे कि एरिया तो कैंसिल हो गया, वो ए एम्पलीट्यूड है, ओ सॉरी, ऊपर भी ए है, नीचे नीचे एरिया ही लिखने दो, उसको वर्ड्स में ही लिखो। ऊपर जो ए लिखा है वो एम्पलीट्यूड है। ये फॉर्मूला उसके लिए भी है, साउंड वेव के लिए भी, सभी के लिए फॉर्मूला, कॉमन फॉर्मूला है। एक ये फॉर्मूला देखिए, दूसरा फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी विच इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी को एसएचएम के हिसाब से हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लिखा, और नीचे वॉल्यूम लिखा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, उसके लिए पढ़ा रहे हैं नॉर्मल वेव के लिए, नॉर्मल वेव। तो हम दो पर्पज मेरे पूरे हो रहे हैं, इधर का भी फॉर्मूला बन रहा है, इधर का भी फॉर्मूला हो रहा है। मास अपॉन वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? तो इट इज हाफ डेंसिटी इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सर तीसरे नंबर पे, हाँ जी, सर ऊपर वाले इंटेंसिटी के फॉर्मूले में हाफ रो एल ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आना चाहिए ना? नहीं एक्चुअली लेंथ आएगा, लेकिन नीचे टाइम था ना, तो लेंथ अपॉन टाइम को स्पीड कर दिए, अच्छा ठीक है सर। मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, इस तरीके से। अब इन सर दोनों को हमें मिला के देखें, इन दोनों को मिलाया तो इंटेंसिटी क्या बन गई? अगर इसमें से स्पीड वाला टर्म अलग कर दो आप, तो बाकी क्या बचा आपके पास? स्पीड के अलावा बाकी की जो चीज लिखी हुई है, तो इंटेंसिटी मतलब एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड। ये जनरल बता रहा हूं, मतलब इट इज फॉर ऑल वेव, स्पेसिफिक नहीं है ये। और इसको याद नहीं कर पाएंगे, सजेशन मेरा यही है कि एक बार जाना, पढ़ करके एक बार अपने आप आधे घंटे बैठ करके डिराइव कर लेना, काम खत्म इसका।
याद हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह याद करने बैठेंगे तो नहीं होगा। ऐसे ही जैसे हम लोग जुगाड़ बनाते हैं कि ऐसे ऐसे करके जो फॉर्मूला बना लेंगे। नाउ ईएम वेव, तो इंटेंसिटी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। ठीक, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड भी तो है, तो प्लस उसका फॉर्मूला डिराइव नहीं हुआ है, वो बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट होता है। ये एनर्जी डेंसिटी, ये वाला फॉर्मूला तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिराइव हुआ है, ये मैग्नेटिज्म के अंदर आता है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। मतलब ये एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम और ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्योंकि ईएम वेव में दोनों है, तो ये टोटल एनर्जी डेंसिटी है, और एनर्जी डेंसिटी को स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल सी। अगर फ्री स्पेस में, तो फ्री स्पेस नहीं होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगा करके नई स्पीड निकालेंगे। बट जैसा हमने कहा कि ई और बी तो लगातार चेंज होते रहते हैं ना, फिक्स तो है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो से मैक्सिमम जाती है, मैक्सिमम से फिर जीरो आती है, तो ई और बी वेरिएबल क्वांटिटीज है ना। ऐसे में क्या होता है कि जब आप एवरेज इंटेंसिटी निकालते हो एवरेज में, तो हमें ई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू लेनी पड़ती है और बी स्क्वायर की भी एवरेज वैल्यू लेनी पड़ती है फॉर एवरेज इंटेंसिटी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात देखो, ई अपॉन बी को हमेशा क्या लिखा जाता है, ई बाई बी इक्वल टू सी एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक बनेगा एप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर इज बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। बनेगा एप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। यानी कि दोनों एनर्जीज बराबर हैं, जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में है उतनी ही एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी सेम एज द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। ये एक क्वेश्चन बीच में छोड़ा था हमने, वो यही क्वेश्चन था, पूछा ही उसमें यही था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन से फील्ड की ज्यादा एनर्जी होती है। ऑप्शन ये है कि दोनों की बराबर होती है। तो जब दोनों की बराबर है तो एवरेज इंटेंसिटी अगर निकालेंगे तो किसी एक को डबल कर देते, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन और ई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू। तो ये दोनों टर्म बराबर ही आएंगे, तो किसी एक का डबल हो गया। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है ई मैक्स इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टाइप। क्योंकि वेव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे लिखेंगे, तो इसका स्क्वायर और साइन स्क्वायर और फिर इस साइन स्क्वायर वाले की एवरेज वैल्यू लेंगे। हम्म, अच्छा बाहर सी, हाँ सॉरी, ये वाला सी छूट गया था। और साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू होती है एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर फंक्शन।
ये कितनी होती है पता है आपको? साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। इट इम्प्लाइज की एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी बनाएगा। और साइन थीटा और कॉस थीटा की जो टेबल्स बनती हैं उन टेबल्स में ये सेम वैल्यूज बनाते हैं। जैसे कि अगर आप थीटा को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो साइन और कॉस की जब आप वैल्यूज देखते हो तो ये 0, हाफ, 1/√2, √3/2 एंड 1, तो इधर 0, हाफ, 1/√2 ऐसे तो बनाते हैं। तो जो वैल्यूज साइन के कॉलम में है वही वैल्यूज कॉस में भी आती है, बट आगे पीछे आती है बस। ये वैसे हो गया ना कि एक प्लेयर ने 5 मैच खेले और पहले मैच का स्कोर ये है, दूसरे का स्कोर ये है, तीसरे का ये, 5 मैच का स्कोर आ गया, और दूसरे प्लेयर के 5 मैच के स्कोर ऐसे आ रहे हैं। जो फर्स्ट प्लेयर के 5th मैच का स्कोर था वो सेकंड प्लेयर के फर्स्ट मैच का स्कोर है। तो क्या दोनों बैट्समैन के एवरेज स्कोर बराबर नहीं आएगी? तो इतना ही तो फर्क रहा ना कि 1, 2, 3, 4, 5 में जो काम किया था वो उल्टा हो रहा है। तो एवरेज यहाँ निकालो चाहे यहाँ निकालो सेम आएगा, यानी ये दोनों एवरेज वैल्यू बराबर आएगी। भाई स्कोर तो वही कर रहे हो ना आप, पहले वाले मैच का स्कोर 5वें में किया जाता है, तो ये दोनों एवरेज वैल्यूज बराबर करेंगे। मतलब साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज एंड इक्वल टू हाफ। तो दोनों का सम 1 है, एवरेज है दोनों बराबर। इससे हमारा एवरेज इंटेंसिटी बन जाती है आई एवरेज बराबर एप्सिलॉन इंटू सी इंटू ई मैक्स स्क्वायर, और बाहर हाफ लग जाता है। बाकी ये तो हमारा ईएम वेव के लिए बन रहा है। बाकी इन जनरल इट इज पावर अपॉन 4πr², ये पहले बता चुके। टू 2014 वाला क्वेश्चन जो छोड़ दिया इसमें हमने, एक बच्चा हो तो ओपन कर लो। 2014 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देख लो, यहीं पे देख लो, खत्म हो जाएगा, फिर आपको अलग से नहीं करना। अलग से तुम्हें सिर्फ एक काम ये करना है, सुनो, क्वेश्चन नहीं लगाने के लिए बोल रहे हैं, क्वेश्चन तुम्हें नहीं लगाने इसके, क्वेश्चन तो जो क्लास में हो रहे हैं बस इतना ही करना है। कल थोड़े बहुत और करा देंगे। आपको घर जा करके ये काम करना है कि फॉर्मूले याद कैसे करने हैं इसकी तैयारी करो। 14 वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे, 2014 में पावर वर्ड दी उसमें, एक ही क्वेश्चन होगा 2014 का, एक ही क्वेश्चन है। हाँ, पावर दी हुई है, क्या निकालना है उसमें देखो। एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड, ई मैक्स पूछा है, नहीं मिल रहा है क्या क्वेश्चन? पावर भी दिया होगा, डिस्टेंस भी दिया होगा। हाँ, तो ये देखो ना, पावर दिया है, आर दिया है, ई मैक्स पूछा है, और भी कुछ मीडियम मीडियम भी है। एफिशिएंसी गिवन है 3%। एफिशिएंसी से तो वो पावर को आप चेंज कर दोगे ना, जितनी जितनी पावर दी हुई है उसमें अगर एफिशिएंसी लगाए रखें तो उतना परसेंट पावर यहाँ पर यूज कर लेंगे। नहीं, हम कह रहे हैं कोई मीडियम है कि फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस में अगर मीडियम होता ना तो एक काम करना पड़ता आपको, एप्सिलॉन के साथ में के, एप्सिलॉन के साथ अगर कोई मीडियम होता। बाकी इस क्वेश्चन को करने का लॉजिक समझ पा रहे हैं कि इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। पावर डिस्टेंस दिया है
फ्री स्पेस के लिए सी पता होता है, एप्सिलॉन पता है, ई मैक्स निकालना है। ठीक है, इतना रखो, बाकी अभी इश्यू कंटिन्यू करेंगे कल। पोलराइजेशन का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, हो जाएगा ये भी फाइनल। इनफैक्ट आपका जो नॉर्मल वेव वाला चैप्टर है उसका भी कुछ कंटेंट कवर हुआ है, तो कल उसको भी कंप्लीट करेंगे। जैसे ये फॉर्मूले इंटेंसिटी वगैरह के नॉर्मल वेव चैप्टर के भी इक्वेशंस नॉर्मल वेव चैप्टर की है, कल उसका भी कुछ पार्ट लाउडनेस इंटेंसिटी ये सब कवर कर लेंगे। हाँ, उसमें क्या बचा हुआ है? यार देखो, उसका अगर ऐसा कुछ है तो उसको भी बता दो, करवा लेते हैं उसको भी।